तो हम मानवाधिकार के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। स्क्रीन आप लोगों को प्रेजेंट हो रही है? सभी को स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना? सर कहाँ है? जी सर कहाँ है? सर थोड़ा सा अभी जस्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्क आ गया है तो वो गए हैं, आ जाएंगे अगर बीच में तो फिर सर वहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। तब तक मैं आप लोगों की क्लास लेती हूँ। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्क था तो सर को सडनली जाना पड़ा, आउट ऑफ होम जाना पड़ा है। ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। मानवाधिकार, जैसा कि हम सभी जानते हैं मानव अधिकार दो शब्दों से मिलके बने हैं जिसका क्लियर अर्थ निकल रहा है मानव और अधिकार। देखिए पीडीएफ में भी ऊपर शो हो रखा है। मनुष्य का अधिकार मीन्स मानव का अधिकार ही मानव अधिकार कहा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम। मानव अधिकार व्यक्तियों के मौलिक अधिकार हैं। मानव अधिकार सार्वभौमिक हैं। लोग बिना किसी शर्त के मानव अधिकार के हकदार हैं। एलेनोर रूजवेल्ट मानव अधिकार के प्रणेता थे। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर में अपनाया गया है। यूएनओ द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया है। मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने अपनाया है, डबल बार है। कुछ राष्ट्र मानव अधिकार का उल्लंघन करते हैं। कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं जो मानव अधिकार को नहीं मानते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, हालांकि वो यूएनओ में मेंबर नहीं है। क्योंकि जो भी यूएनओ में मेंबर है वो मानव अधिकार का पालन करेगा, क्योंकि यूएनओ ने इसको खुद एक्सेप्ट कर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करता है। आईसीजे क्लियर है ना? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करता है। मानव अधिकार के जिनेवा सम्मेलनों में मानव अधिकार को शामिल किया गया है। मानव अधिकार में सरल और जटिल दोनों प्रकार के मुद्दे शामिल हैं। ओके, जैसा कि दिया हुआ है मानव अधिकार व्यक्तियों के मौलिक अधिकार। मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार है। मीन्स मानव अधिकार में नॉर्मली क्या क्या ज्वाइन है, खाना, रहना, रहन सहन, उनका पहनावा, उनका भोजन, उनके जीविकोपार्जन की व्यवस्था, ये सब मानव के मौलिक अधिकार हैं और इन्हीं की रक्षा करता है मानव ह्यूमन राइट्स की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी की रक्षा करता है। लोग बिना किसी शर्त के मानव अधिकार के हकदार होते हैं। इनके पास कोई शर्त नहीं है कि आप ये शर्त मानो तो फिर आप मानव अधिकार के लिए आप उसके हकदार हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और जितने भी मेंबर यूएनओ में या संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मेंबर हैं वो उसको मानव अधिकार को मानेंगे। अगर वो मानव अधिकार का उल्लंघन करेंगे तो यूएनओ के मेंबर हैं तो उनको फिर आईसीजे में लेके जाया जा सकता है। उसके लिए मतलब आईसीजे उसकी जांच कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसकी जांच करेगा। वैसे अदर भी है, अगर अदर मैटर भी है, यूएनओ के मेंबर नहीं है फिर भी अगर मैटर आईसीजे तक पहुंच जाता है तो उसकी जांच होती है। मानव अधिकार मानव अधिकारों का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह सभी मानव के अधिकारों की रक्षा करता है। मानवाधिकार तो सभी मानवों के बेसिक जो अधिकार हैं वो जरूरी पार्ट है मानवों के लिए। अब हम देखते हैं मानव अधिकार क्या है। प्राकृतिक अधिकार जो मानव को जन्म लेते ही प्राप्त होते हैं उसे हम मानव अधिकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं उसे हम मानव अधिकार कहते हैं। जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि। मानव अधिकार में आमतौर पर लोगों को बेहतर और सुरक्षित जीवन के लिए कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य के कर्म में प्रायः ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे लोगों के मानव अधिकार का हनन हो जाता है। जब देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर है कि प्रत्येक वो अधिकार जो जीवन के लिए जरूरी है उसे मानव। देखिए सर आपके आ गए हैं तो अब आगे सर ही क्लास लेंगे। ओके हाँ हेलो भाई, कैसे चल रही क्लास वगैरह? ठीक ठाक चल रही है आप लोगों की? यस सर। चलो बहुत बढ़िया है भाई। समझ में तो आया कि नहीं आया आप लोगों को कुछ?
तो 5 मिनट की तो क्लास हुई है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मैं अभी आप लोगों से आज का जो हमारा टॉपिक है मानवाधिकार है, एमपीपीएससी का है, लोक सेवा आयोग समाज कार्य का यूनिट नंबर 4, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आप सभी लोग। और इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और आप लोग कॉपी पेन ज़रूर अपने साथ लेकर बैठिएगा और उसको ज़रूर आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करेंगे मानवाधिकार के बारे में। और आप सभी लोगों को भली भांति तरीके से पता है कि मानवाधिकार कहते किसे हैं। तो मानवाधिकार तो मनुष्यों का अधिकार होता है, उसी को तो मानवाधिकार बोलते हैं हम लोग, है ना। तो जब भी कभी आप लोगों से कभी कोई चीज़ पूछे, कोई व्यक्ति पूछे, तो आप तुरंत बता दीजिए कि मनुष्यों का जो अधिकार होता है उसे मानवाधिकार कहते हैं। ये आपका क्लियर हो जाएगा तुरंत। आगे अगर हम बात करते हैं मानवाधिकार के अंतर्गत कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों से। जैसे आपसे पूछ सकता है कि बताइए मानवाधिकार से संबंधित ये मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मानवाधिकार में आपसे अगर प्रश्न पूछे कि भाई मानवाधिकार जो अधिनियम है वो अलग है आपका, और केंद्र का मानवाधिकार वो अलग है आपका, और राज्य का मानवाधिकार वो अलग है आपका, लेकिन जो मानवाधिकार है वो आपका अलग है। तो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में तो आपको याद रखना होगा 10 दिसंबर 1948, ये आप ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछा भी गया है आप लोगों से, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें तो मानवाधिकार में क्या बात कही गई है कि मानवाधिकार व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को रिप्रेजेंट करता है। किसको बताता है? मौलिक अधिकार को बताता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ये भी एक बात। दूसरी बात कि मानवाधिकार सार्वभौमिक होता है। तीसरी बात, मानवाधिकार में लोग बिना किसी शर्त के मानवाधिकार के हकदार है, ठीक है। एक बात ये आपको ध्यान रखना होगा। और देखो ये कई बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछ कर आ गया है। एक बार प्रश्न आया हुआ था यूपीपीएससी में कि किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानवाधिकार आयोग समिति का गठन किया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है एलेनोर रूजवेल्ट 1946, कॉपी पर नोट करिएगा आप सभी लोग। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था कि किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानवाधिकार आयोग समिति का गठन किया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर एलेनोर रूजवेल्ट मानवाधिकार का प्रेरणाता जो है इन्हीं के नाम, इन्हीं के अध्यक्षता या इन्हीं के आयोग की समिति के रूप में गठित किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो मानवाधिकारों के संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने अपनाया है। अच्छा, ये आप सभी लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जरा मुझे बताए क्या होता है, प्लीज बताएं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर बताएं क्या होता है? नहीं बता रहे हैं आप लोग। सर ये महासभा है क्या संयुक्त राष्ट्र के, मतलब अधिकार पत्र, संयुक्त राष्ट्र का अधिकार पत्र है। महासभा की बजाय अगर आप अधिकार पत्र बोले तो सबसे बेटर रहेगा। जी सर। हाँ, अधिकार पत्र है ये, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र। जी जी बताएं। 24 अक्टूबर, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आप सभी लोगों को। 24 अक्टूबर ध्यान रखिएगा सन 1945 में स्थापित किया गया था संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र को, ठीक है। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं, यहां पर कहा गया है कि कुछ राष्ट्र मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, और ये सब के सारे पॉइंट्स जो है मानवाधिकार से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करता है। मानवाधिकारों के जेनेवा सम्मेलन में मानवाधिकारों को शामिल किया गया है। एक बात ये भी ध्यान रखना है, मानवाधिकार में सरल और जटिल दोनों प्रकार के मुद्दे जो है शामिल किए गए हैं। मानवाधिकार के जो है अधिकारों का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो इस स्लाइड से आप लोगों को कुछ नई बातें जानकारी मिली है। अब मैं आपको बता देता हूं क्या क्या जानकारी आप सभी को दी गई है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। एक तो मौलिक अधिकार की बात करेगा। दूसरी बात अगर हम बात करें प्रेरणा को लेकर, ठीक है, तो आप एलेनोर रूजवेल्ट का नाम याद रखेंगे और साथ में इसके साथ एक वर्ष याद रखिएगा। ये वर्ष इंपॉर्टेंट है 1946 का। तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे यहां पर कि मानवाधिकारों का कुछ राष्ट्र जो होता है वो मानवाधिकारों को उल्लंघन करता है। जब यही प्रश्न के ऑप्शन में लिखा होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते भाई ऐसा नहीं होता होगा। नहीं, ऐसा होता है, लेकिन कुछ राष्ट्र करते हैं। तो इसे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, तभी समझ में आएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक और बात हम लोगों को समझ में आई कि मानवाधिकारों के जिनेवा सम्मेलन में मानवाधिकारों को शामिल किया गया है। तो एक ये भी बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
मानवाधिकार में सरल और जटिल दोनों टाइप के मुद्दे होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ चीजें थी जो मैंने इंपॉर्टेंट था, मैंने इसको रिपीट कर दिया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। मानवाधिकार अगर हम बात करें सिंपल शब्दों में, तो आपको एक बात बता देता हूं कि 3 पीढ़ियों के रूप में इसको वर्णित किया गया था। 3 पीढ़ी के रूप में एग्जाम में प्रश्न बन जाता है, कितनी पीढ़ी के रूप में मानवाधिकारों को जो है वर्णन किया गया, तो 3 पीढ़ी याद रखेंगे आप सभी लोग। और 3 पीढ़ी मतलब एक पहली पीढ़ी थी, दूसरी पीढ़ी थी, तीसरी पीढ़ी में बात क्या कही गई है, इसको एग्जाम में प्रश्न पूछता। ये नहीं पूछता कि पहली पीढ़ी कब आई, दूसरी पीढ़ी कब आई, तीसरी पीढ़ी कब आई, ये एग्जाम में प्रश्न नहीं आता है। क्लियर हो गया इतनी बात? आप जरा स्पष्ट करें मुझे। यस सर। मानवाधिकार बेसिकली जो था वो सार्वजनिक घोषणा पत्र के रूप में अगर जो जाना गया है वो 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। ये हमें आप जो है हमें हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। 10 दिसंबर 1948 मानवाधिकार की स्थापना जो है 10 दिसंबर 1948, ये चीज ध्यान रखना। मानवाधिकार दिवस के रूप में भी आता है एग्जाम में प्रश्न, तो 10 दिसंबर ही आप लोग लगाएंगे। सर इसी को पेरिस समझौता कहते हैं क्या सर? नहीं, पेरिस समझौता नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मानव मनुष्यों के अधिकार के बारे में, तो मानवाधिकार में जो है पुरुषों के बराबर के अधिकार प्रदान किए गए हैं स्त्रियों को, और स्त्री और पुरुष, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, स्त्री और पुरुष को दोनों को इक्वलिटी के बारे में अगर कोई बात करता है तो मानवाधिकार बात करता है आपका। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि मनुष्यों की प्रतिष्ठा को भी बनाए रखने के लिए मानवाधिकार का जो विकास हुआ है, वो मानवाधिकार के जो घोषणा हुआ था 10 दिसंबर 1948 के, इसी के परिप्रेक्ष्य में हुआ है, इसी के दृष्टिकोण में हुआ है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहली पीढ़ी बात करती है नागरिक और राजनीतिक अधिकार को लेकर, तो नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, सिर्फ एक वर्ष आप लोगों को, यही आप लोगों के एग्जाम में काम आएगा। जब पहली पीढ़ी पूछेगा मानवाधिकार के बारे में, तो नागरिक और राजनीतिक अधिकार का नाम दिया गया है, ये पहली पीढ़ी का हो जाएगा। मैं लिख दूं कि आप लिख रहे हैं कॉपी पर? हालांकि हो सकता है अभी आपको लास्ट में मिल जाए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे याद आ रही हैं, तो आप लोग इसे नोट भी करते रहें साथ साथ, है ना, जिससे कि आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आने वाले हैं। ठीक है, तो नागरिक और राजनीतिक जब भी कभी आपको मिले अधिकार को लेकर, तो उसी को आप लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ये पहली पीढ़ी हो जाएगी, फिर आपका डन। दूसरी पीढ़ी के अगर बारे में बात करें, तो मानवाधिकार दूसरी पीढ़ी बात करता है सकारात्मक अधिकार के बारे में। सकारात्मक अधिकार, क्यों सकारात्मक अधिकार भाई? क्योंकि सामाजिक प्रावधानों के द्वारा जो राष्ट्र के लिए सक्रियता और सकारात्मक कार्य बताए गए हैं, वो दूसरी पीढ़ी में बताए गए थे। नागरिकता के बारे में बताई गई थी, और राजनीतिक के बारे में बताया गया था, वो पहली पीढ़ी में बताया गया था। दूसरी पीढ़ी में क्या बताया गया था? सकारात्मक अधिकार के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा, दूसरी पीढ़ी भी और आपका पहली पीढ़ी भी। दूसरी पीढ़ी ही आपकी रिलेट करती है सामाजिक को, आर्थिक को, सांस्कृतिक अधिकार को भी। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि किस पीढ़ी में जिक्र किया गया है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार के बारे में, तो आप सभी लोग बताएंगे दूसरी पीढ़ी ही करेक्ट जवाब हो जाएगा आप सभी लोगों का, है ना? क्लियर हो गया होगा, है ना? दूसरी पीढ़ी भी। हाँ, तीसरी पीढ़ी, अगर आप लोगों एग्जाम में पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं देख भी रहा हूँ, ग्रुप में आप सब लोग चैट भी करते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, और हर एक व्यक्ति वहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है, अपने डाउट को भी क्लियर कर रहा है, हर एक दूसरा व्यक्ति उसको डाउट को भी क्लियर कर दे रहा है। तो यहाँ आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए कि प्रश्न आप सभी लोगों ने देखा भी होगा कि तीसरी पीढ़ी को लेकर, तो तीसरी पीढ़ी जो है यहाँ पर बात किया गया है सामूहिक अधिकार। किसके बारे में? सामूहिक अधिकार के बारे में बात किया गया है। बिना समूह के इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। ये कौन सी पीढ़ी मानवाधिकार कहता है? तो ये तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत आया था। यही रीजन था कि सामूहिक अधिकार होना जरूरी है। तो ये 3 पीढ़ी आपका मानवाधिकार से डन। बाकी इसमें आपको और चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मानवाधिकार के बारे में देख लीजिए। प्राकृतिक अधिकार जो मानव को जन्म देते हैं या प्राप्त होता है, उसे ही हम मानव अधिकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, उसे हम कहते हैं मानवाधिकार। जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और आम लोगों को बेहतर और सुरक्षित जीवन व्यतीत करने के संबंध में भी मानवाधिकार ही आता है। पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों के क्रम में प्रायः ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे लोगों की मानवाधिकार का हनन हो जाता है। तो इस तरीके का अगर कोई शब्द मिलेगा तो आपका तुरंत दिमाग क्लिक हो जाना चाहिए कि ये मानवाधिकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर हो गई होगी। मैं आगे बढ़ूं, बताएं एक बार आप लोग।
एक बार स्पष्ट करें। यस सर। चलो बहुत बढ़िया है। यस सर। चलो, और हम बात करेंगे यहाँ पे मानवाधिकार के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट और बिंदुओं के बारे में जो एग्जाम में एलिगेशन वाले प्रश्न बनाते हैं, जो अभिकथन के साथ साथ कहता है कि इन बिंदुओं पर विचार करें आप लोग। ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं तो कभी कभी इन प्रश्नों के लिए इसमें से कोई ना कोई एक पॉइंट लिख देता है, तो ये हमें जानना जरूरी है ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए। मानवाधिकार का मूल रूप से ये वे अधिकार होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति, जो इंसान होने के कारण मिलता है, तो ये एक प्रकार का मानवाधिकार के रूप में आ जाता है। मानवाधिकार मानदंडों का एक ऐसा समूह है जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों को चित्रित करता है। ठीक है, क्या करता है? चित्रित करता है। यानी जो मानदंड क्या होते हैं, जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, जो नियम होते हैं, वह मानव व्यवहार को क्या करते हैं? मानक के रूप में चित्रित करते हैं, तो वो भी मानवाधिकार के ही अंतर्गत आएगा। मानवाधिकार मूल रूप से जिंदगी जीने, आजादी, निजी सुरक्षा अधिकार इत्यादि जैसी बातों पर या इत्यादि जैसे शब्दों पर विचार विमर्श करता है मानवाधिकार। तो ध्यान रखिएगा, जीवन जीने, आजादी, निजी सुरक्षा का अधिकार के बारे में अगर बात होती है तो भी ये मानवाधिकार के ही अंतर्गत आएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो देश में सभी को समानता का अधिकार होता है, समान रूप से दिया जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि देश में सभी को समानता का अधिकार और समान रूप की अगर कोई बात करता है तो वह मानवाधिकार करता है। मानवाधिकार में प्रत्येक व्यक्ति अपना लिंग, जाति, धर्म, संस्कृति, सामाजिक स्थिति को जो है परवाह किए बिना हकदार होता है। तो ये तो सिंपल है, ये आप सबको पता होगा, आप सभी लोग जानते हैं भली भांति तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कहता है कि ये वो मानदंड होते हैं जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों का वर्णन करते हैं और कानून के द्वारा संरक्षित होते हैं। ठीक है, तो मानवाधिकार में क्या एक चीज और आती है? मानक चीजों को वर्णित करता है, नियम, रेगुलेशन, मानदंड को, प्रतिमानों को वर्णित करता है, प्लस में कानून के द्वारा क्या किया जाता है? इसको सुरक्षित रखा जाता है। तो ये मानवाधिकार को ही बताता है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इसे आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न हो सकता है पॉइंट के रूप में देखने को मिल जाए हमें। मानवाधिकार की दो व्यापक श्रेणी होती हैं और उन दोनों व्यापक श्रेणियों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। कौन मुझे बताएगा कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार को जो है मानवाधिकार की कौन सी पीढ़ी में डिवाइड किया गया है? कौन बच्चा बताएगा? बताएं जरा। राजनीतिक और जी, वेरी गुड, पहली पीढ़ी में डिवाइड किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये तीन पीढ़ी का नाम कभी कभी केवल यही लिख देगा कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के बारे में चर्चा करता है, तो ये चीज भी आपका इन्वॉल्व है मानवाधिकार के ही अंतर्गत, पहली पीढ़ी के अंतर्गत आता है। वेरी गुड। आगे अगर हम बात करते हैं कि मानवाधिकार के दुरुपयोग के 5 जो है जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति की भी स्थापना की गई। तो एक बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भाई मानवाधिकार का अगर जांच करना है तो किस समिति के माध्यम से करेंगे और वो कौन सी समिति बनाई गई थी? तो वो समिति आप लोग ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र की समिति थी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना होगा और ये सभी के सभी पॉइंट्स जो थे ये इंपॉर्टेंट थे। आगे हम बात करते हैं और भी मानवाधिकार के बारे में समझते हैं। सिंपल शब्दों में मानवाधिकार होता क्या है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं मानवाधिकार, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है हमें कि भाई व्यक्तियों के अधिकार की बात कर रहा होगा, राष्ट्र के नागरिकों के अधिकार के बारे में बात कर रहा होगा, जिनके द्वारा उन्हें सभी क्षेत्रों में, जैसे सभी क्षेत्र क्या हो सकते हैं? आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, ये उसके पार्ट है एक प्रकार से। उन सभी क्षेत्रों में उसका क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात करता है। जब मनुष्य अपने समाज या समुदाय का जब सदस्य बन जाता है तो उसे हम अधिकारों को अत्यधिक आवश्यकता के रूप में महसूस करने लगते हैं, है कि नहीं? तो वही एक प्रकार का मानवाधिकार होता है। और मानवाधिकार ये बता रहा है कि मानवाधिकार सभी अधिकारों का एक ऐसा समूह है जो हर व्यक्ति को उसके लिंग, जाति, पथ, धर्म, राष्ट्र, स्थान, आर्थिक स्थिति के परवाह किए बिना दिया जाता है, उसे बोलते हैं मानवाधिकार। ठीक है, तो ये सिंपल शब्द है, आपको ये पता होना चाहिए कि मानवाधिकार होता क्या है, ये चीजें है ना। आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर मानवाधिकार के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, और अवधारणाएं से अगर आपको याद रखना है तो मैं आप सबसे 2-3 बातें बताऊंगा, जैसे आपको वही ध्यान रखे तो अच्छा रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो एक अंतर पीढ़ी दृष्टि जो है, जैसे आपने देखा पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तो ठीक उसी प्रकार से आप अगर रिप्रेजेंट करें अंतर पीढ़ी दृष्टि से तो मानवाधिकार को परिभाषित कर सकते हैं हम सभी लोग। पीढ़ी के हिसाब से बताइए, परिभाषित नहीं कर सकते क्या हम लोग कि ये मानवाधिकार है? कर सकते हैं, हाँ या ना में बताइए आप लोग। जो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक बात तो ऐसे अगर हमें याद है तो भी उसकी अवधारणा क्लियर है। फिर अगर वो बात हमें याद है तो उसकी कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है।
अगर हम मानवाधिकार के अगर बारे में बात कर रहे हैं तो जब उसकी कभी प्रतिष्ठा वगैरह के बारे में बात होती है तो हम वहां पे निर्धारण के अधिकारों का सम्मान करने की जब बात करते हैं, निर्धारण के, जैसे निर्धारण का मतलब होता है आत्मनिश्चय। निर्धारण का क्या मतलब होता है? आत्मनिश्चय। यानी एक शब्द में बताऊं मैं आपको कि व्यक्ति को अपने अधिकार का ज्ञान हो और वह अपने किसी भी कार्य को करने के लिए स्वयं निर्णय ले सके, यानी अंदर जो अधिकारों का प्राप्त है उसे आत्मसम्मान की भावना से वो जागृत हो सके, तो भी आप कह सकते हो कि भैया यहाँ पे मानवाधिकार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणाएं होती है, कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं, तो हम इससे भी क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो जरूरी ये नहीं कि जो आपके सामने पीडीएफ पड़ी है यही प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए। आपसे ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि भागीदारी के अधिकार में, तो क्या भागीदारी के जो अधिकार हैं वो भी बेसिकली क्या करता है? प्रोत्साहन देता है। भागीदारी के अधिकारों के बारे में बात करें तो वो भी क्या देता है? प्रोत्साहन देता है। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णता समझने की बात करता है, सामर्थ्यों की पहचान करने की बात करता है, विकास करने की बात करता है। तो ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट के रूप में आ जाते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। और पहला एक पॉइंट लिखा हुआ है संस्थापित, ये एक प्रकार से शास्त्रीय है। तो शास्त्रीय का मतलब होता है प्राचीन, है ना। यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, अच्छा कौन बताएगा? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, मुझे इस शब्द से याद आया है, कोई बताना चाहेगा मुझे? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? पावलोव। इवान पैट्रिक पावलोव, वेरी गुड, 1904 में, नोट कर लीजिएगा, वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पे जो है संस्थापित शास्त्रीय, इसके अंतर्गत नागरिक राजनैतिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। तो आप बताइए जरा एक बार, ऐसे कॉमन सेंस लगाइए, ये पहली पीढ़ी है, और जब पहली पीढ़ी होने के नाते हम इसको प्राचीन नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, हम इसको पहली पीढ़ी होने के नाते शास्त्रीय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत देखिए पहली पीढ़ी में जो जिक्र किया गया था नागरिक और राजनीतिक के बारे में बात किया गया था, ये भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, इसके वजह से भी आपका ये भी ऑप्शन जो हो जाएगा फिर सत्य हो जाएगा। तो शास्त्रीय क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली पीढ़ी में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया था। प्रायः यह व्यक्ति के प्रभावित करने वाली जो राज्य शक्तियां थी वो इसमें सीमित करती थी। तो ये इसी वजह से इसको क्या बोला गया? शास्त्रीय बोला गया, या इसी को कहा गया संस्थापित भी, ठीक है, याद रखेगा। ये पहले एक पॉइंट थी। दूसरी पॉइंट के बारे में बात करें तो मौलिक और मूल अधिकार। देखिए अभी आप लोग पढ़ रहे थे, मैंने आपको कुछ पॉइंट के रूप में वहां पे मेंशन किया था आप लोगों से, पॉइंट टू पॉइंट के रूप में। तो मौलिक और मूल अधिकार भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो जाता है, प्रस्तुत हो जाता है कि यहाँ पर मानवाधिकार में। तो हाल ही में मानवाधिकार में हुई बढ़ोतरी के एक नया सरोकार उत्पन्न हो गया, जिसके लिए कुछ अधिकार समाप्त हो जाएंगे और कुछ अधिकार इतने महत्व हैं कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, है ना। और इस व्यक्तिगत गरिमा और भौतिक आवश्यकताओं से जुड़े सारे जो होते हैं वो अधिकतर सम्मिलित किए जाते हैं, वो मौलिक और मूल अधिकार के ही अंतर्गत आते हैं। तो जब कभी मौलिक या मूल अधिकार लिखा रहेगा तो आप उसे एलिमेंट मत करना, कभी आप लोग उसे तुरंत आप लोग बोल देना कि भैया ये तो मानवाधिकार का पार्ट है, ये क्या है? मानवाधिकार का पार्ट है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे अगर हम बात करते हैं सामूहिक और व्यक्तिगत अधिकार के बारे में, सामूहिक और व्यक्तिगत के बारे में अगर हम बात करें तो सामान्यतः अधिकांश जो होता है मानवाधिकार का संबंध व्यक्ति से होता है। बात तो सही है, क्योंकि साफ शब्दों में पहली पीढ़ी बता रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था कि भाई नागरिक और राजनीतिक अधिकार का नाम दिया था। इस पीढ़ी में जो पहली पीढ़ी की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे मानव की स्वतंत्रता का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा था, और पहली पीढ़ी में ही मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार का रूप भी दिया गया था, क्योंकि उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, जैसे संगठित होने के लिए, बोलने के लिए, आंदोलन करने के लिए, कानून के समक्ष समता के लिए, बिना किसी भेदभाव के सभी को समानता प्रोवाइड करने के लिए, व्यक्ति के जन्म के प्रति मानवाधिकार के पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में जिक्र किया था। इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि सामूहिक और व्यक्तिगत। लेकिन अगर व्यक्तिगत का रूप देखेंगे तो प्राथमिक पीढ़ी के रूप में, देखो मैं दो चीजें साथ लेके चल रहा हूं आप लोगों का। और अगर हम सामूहिक की बारे में बात करें तो ये आप लोग मुझे बताएंगे पहली पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है, सामूहिकता बताएं आप लोग। तीसरी पीढ़ी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जो तीसरी पीढ़ी थी वो बेसिकली सामूहिक अधिकार के नाम से जाना गया था, क्योंकि मैंने बताया भी है कि समूह का इसका एक अस्तित्व, मतलब बिना समूह का कोई अस्तित्व ही नहीं होता किसी चीज का। तो वहां पे समूह के बारे में प्राथमिकता दी गई और सामूहिक स्तर पर ही इसे लागू किया गया था, जो तृतीय पीढ़ी थी, ठीक है। और कहा जा रहा है यहाँ पर कि मानवाधिकार के संबंध में व्यक्ति से होता है,
अतः यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनमें से कुछ अधिकारों का प्रयोग केवल समूह के द्वारा किया जा सकता है। ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब किसी अधिकारों का प्रयोग योग्यता के लिए किसी समूह का सदस्य का होना जरूरी होगा। तो ये तो बात समझ में आ रही है हमें पीढ़ी के माध्यम से भी, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो आपको पता ही है कि प्रथम द्वितीय तृतीय पीढ़ी का अधिकार, अब ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्या बार बार बोलूँ आप लोगों को, है ना, ये आपको पता है। चले आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे विशेषताओं के बारे में। तो मानवाधिकार की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? कोई भी अपने मन से दो चार शब्दों के बारे में बता सकता है मुझे, क्या विशेषताएं हो सकती हैं मानवाधिकार की विशेषताएं? बताएं अपने शब्दों में क्या इसकी विशेषताएं हो सकती हैं। भाई मानवाधिकार की विशेषताओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा आप कह दीजिए कि सर ये तो सार्वभौमिकता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मानवाधिकार को परिभाषित कर दीजिए तो वह मानवाधिकार का विशेषता हो जाएगा, है ना। एक होता है अविभाजनीयता, अभी बताऊंगा क्या होता है। अविभाजनीयता की दृष्टि से भी देखा जाए तो मानवाधिकार को परिभाषित कर सकते हैं हम। हस्तांतरण की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी मानवाधिकार को परिभाषित कर सकते हैं। अनिराकरणीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी हम परिभाषित कर सकते हैं। अंतर पीढ़ियों के अगर अंतर दृष्टिकोण से देखा जाए मानवाधिकार को तो भी हम परिभाषित कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का बता देता है कि ये भाई इसकी विशेषताएं हैं। मूलतः यहाँ पे अगर बात की जाए तो 6 प्रकार की विशेषताएं हैं। नंबर 1 विशेषता बता रहा है आपसे ये कि मानव होने के नाते लोगों के पास अधिकार है, तो ये एक आपकी विशेषता है। पहली चीज ध्यान से देखिए, गरिमापूर्ण और मानव जीवन जीने सब लोगों को यह अधिकार दिलाने की दिशा में काम करने के सबको अधिकार है। जाति भेद, रंग भेद, धार्मिक लिंग भेद के आधार पर इन अधिकारों से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। तो एक तो अधिकार ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें मानवाधिकार का सार्वभौमिकता के रूप में, सार्वभौमिक है तो वे अधिकार जो राष्ट्र, जाति, लिंग, रंग के आधार पे नहीं होता है। सभी देशों के लोगों को जाति, रंग, धर्म मानने वालों को सर्वत्र समान अधिकार प्राप्त है। विश्व के सभी विकसित या विकासशील देशों को इन अधिकारों को अपने अपने नागरिकों में सुनिश्चित करना भी एक प्रकार का मानवाधिकार सार्वभौमिक होता है। तो सार्वभौमिकता के दृष्टिकोण से भी आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि सार्वभौमिकता के द्वारा सभी मनुष्यों को बिना किसी स्वार्थ हेतु मानवाधिकार को लागू या प्रदान किया जा सकता है और राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक और मनुष्य अपने इन अधिकारों को प्राप्त करके लाभान्वित हो सकता है। अपने अधिकारों को प्राप्त करते हुए वह सुख का वर्णन भी कर सकता है। तो वही बात यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है पॉइंट नंबर 2 में, ठीक है। याद रखेंगे आप सभी लोग इसे भी। पॉइंट नंबर हम 3 के बारे में बात करें, मानवाधिकार सभी लोगों के लिए समान मानता है। भाई ये बात तो आप भली भांति तरीके से जानते हैं, समानता की भी बात करता है मानवाधिकार। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सभी मानव अधिकार और गरिमा के मामले में समान और स्वतंत्र पैदा हुए हैं। इसलिए वे सभी अपनी अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं, राजनीतिक विचारधाराएं, लैंगिक सामाजिक उद्भव, प्रतिष्ठा इत्यादि का सम्मान करते हुए समान व्यवहार और अवसरों का अधिकारी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये भी जवाब जो हो जाएगा फिर सही हो जाएगा कि मानवाधिकार सभी लोगों को समान रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। आगे अगर हम बात करते हैं तो मानवाधिकार में नेक्स्ट पॉइंट पर कह रहा है कि मानवाधिकार के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, वे अधिकार मूलतः वैयक्तिक होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वे अधिकार जो व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंधों को संबद्ध होते हैं। परिणाम स्वरूप सरकार को ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करके उसका आनंद उठा सके। अभी मैंने आपको सार्वभौमिकता के दृष्टिकोण के आधार में भी इस बातों को थोड़ा सा चर्चा कर दिया था, तो ये भी चीजें हम वहां पे जोड़ भी सकते हैं। मानवाधिकार के अंतर्गत मानवता और मौलिक सिद्धांत को समाहित करता है, ये बात हमने शुरुआत में बता दिया था। वे अधिकार जो मानव के व्यक्तित्व का विकास कर रहा है, मानवीय गरिमा के लिए आधारभूत है। एक आधारभूत का मतलब होता है मूलभूत, और ऐसे अधिकारों का उदाहरण जो अगर हम बात करें इसका स्वरूप जीवन का अधिकार, दासता से मुक्ति, उत्पीड़न, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये होता है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि भारतीय दासता अधिनियम कब लाया गया था? कोई व्यक्ति बताना चाहेगा मुझे? बताए, कोई भी व्यक्ति बताए। अच्छा प्रश्न है,
मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस किए हैं, बताएं। सर ऑप्शन। ओके, मतलब ऑप्शन भी मुझे देना ही पड़ेगा, तो आप ऑप्शन में लिख लीजिए या नोट कर लीजिए। एक 1929, ठीक है, 1922, ठीक है, और 1900 आपका हो जाएगा 65, 1989, 1989। देखो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। जो भारतीय दास्ता अधिनियम आया था 1843 में लाया गया था, बेसिकली 1843 में लाया गया था, और वह अधिनियम उसको फिर बाद में मॉडिफिकेशन किया गया था, उसको फिर मॉडिफिकेशन किया गया था। तो इसलिए उसमें जो संशोधन का पार्ट आप मानते हैं, ठीक है भाई, एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट, हाँ। तो आप लोगों को यहाँ पे वो चीज़ें जब आपको वो कहेंगे तो 1989 को आप करेक्ट जवाब देंगे, 1989 को करेक्ट जवाब देंगे, ठीक है, अगर आपको 1843 नहीं मिलेगा तो, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे अगर हम बात करते हैं मानवाधिकार के अंतर्गत, ये चीज़ें आ गई, आपको ये क्लियर हो गया होगा। मानवाधिकार के संवर्धन और संरक्षण केवल देश की सीमा के अंदर ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कुछ आदर्शों को स्थापित करता है जो पूरे विश्व के लिए माना जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की विशेषता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है जिससे वे अधिकार, प्रोत्साहन, संरक्षण, आदर और वातावरण बन सके। तो ये बातें हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में, उसके दृष्टिकोण में। आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार की अगर हम बारे में बात करें तो कुछ ऐसे इसकी कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसका विकास कैसे हुआ है ना, ये चीजें हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें प्राचीन यूरोपीय चार्टर में, तो पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगा आप लोगों से, आप पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्ना कार्टा 1215 में आप ध्यान रखेंगे, और जो यहाँ पे जो यूट्रेस्ट संघ है नीदरलैंड का, वो 1579, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ देंगे। 1689 में ब्रिटिश अधिकार बिल था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मानवाधिकार का इस तरीके से विकास हुआ, ठीक है। ये आया कहाँ से, जो है एक मैग्ना चार्टा अधिकार पत्र के माध्यम से, एक चार्टर के माध्यम से, ठीक है। और मौलिक स्वतंत्रताओं की बात कहते हुए, जिसमें 1215 के में जो मैग्ना कार्टा जिसको कहा गया, वो भी आया था, जो अभिजात या कुलीन वर्गों के संबंध में था। फिर 1689 में आया ब्रिटिश अधिकार बिल के रूप में आया, जो मौलिक अधिकार की बात करता था। तो मैं कहूँगा कि आप लोग अपने कॉपी पर मेंशन कर ले मैग्ना कार्टा का नाम और ब्रिटिश अधिकार बिल का, दो। आगे अगर हम बात करेंगे 18-19वीं शताब्दी के अधिकारों में शास्त्रीय अधिकार कहा गया। और शास्त्रीय अधिकार किसको, जो नागरिक और जो है राजनैतिक था, उसी को बोला गया था। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित था, जिन्हें कई राष्ट्रीय संविधान में अगर हम बात करें तो दर्जा या उसको दर्ज किया गया। आजकल सरकार योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण के क्षेत्र में अधिकारों को नई श्रेणी में प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और इन्हीं अधिकारों को सामाजिक आधार कहा जाता है। सामाजिक आधार किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो सामाजिक आधार जो बोलेंगे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण के क्षेत्र में अधिकारों का जो नई श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी को बोला जाता है अधिकारों का सामाजिक आधार, ठीक, याद रखेंगे इसको। आगे अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक अधिकारों को पहले जो है राष्ट्रीय नियमावली के में शामिल किया गया। और एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने है ILO, आपने नाम सुना होगा ILO के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी। इसमें इसको मेंशन किया गया था सामाजिक अधिकारों को लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ILO को ध्यान में रखिएगा, ये आपसे सम्मिलित करने में लेकर पूछ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं आप सभी लोगों के सामने, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे 1215 में मैग्ना कार्टा, 1776 में यानी 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र और अधिकार पत्र। दरवाजा बंद है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, 1789 में मनुष्यों के अधिकार का फ्रांसिस घोषणा, 1946 में संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार का आयोग का गठन, सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा पत्र 1948 में। ये वही है
जो आप पढ़ रहे हैं अभी, जो आप पढ़ रहे हैं, 1949 में जेनेवा की संधि, 1950 में मानवाधिकारों का मौलिक स्वतंत्रता का संरक्षण और यूरोपीय की संधि, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कीवर्ड्स हैं सारे के सारे और इंपॉर्टेंट चीज भी है। 1961 में मातृत्व लाभ अधिनियम है, वो तो हमें पता ही है, लेकिन उसके साथ अगर हम ये भी याद रख लें कि यूरोपियों का जो सामाजिक घोषणा पत्र था, लेकिन इतना आप इसको प्राथमिकता मत दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि साथ साथ में अगर आप मातृत्व लाभ अधिनियम याद रख रहे हैं तो ये भी याद रख सकते हैं आप। 1966 की बात करें 1966 में, तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। साथ ही में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। नागरिक और राजनीतिक और अधिकारों से जुड़ी ऐच्छिक संधि के बारे में बात किया गया था 1966 में। ये पॉइंट आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग ध्यान में रखिए। बोलो ऊपर से लेके जाए पानी। हाँ, मैंने बोल दिया। मनीष जरा होल्ड रखना। कहाँ? आगे अगर हम बात करते हैं कि 1953 में मानवाधिकार का विश्व सम्मेलन में पारित वियना घोषणा पत्र था, कार्यवाही का कार्यक्रम था, ये भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को 4-5 ही हैं जो मैंने बताया है, उसे आप लोग ध्यान रखेंगे, बाकी सारा याद करने की जरूरत नहीं है। लाइक मैं फिर से दोबारा से रिपीट करूंगा, एक बार 12-15 याद करेंगे आप सभी लोग। दूसरा आप याद करेंगे यहाँ पे जो है अमेरिकी की स्वतंत्रता घोषणा पत्र का अधिकार पत्र 1776 का, और उसके बाद अगर आप याद करेंगे तो 1946 का ये, ठीक है यहाँ पर, और उसके बाद आप ये याद रखेंगे सार्वभौमिक घोषणा पत्र का, ठीक है, और एक लास्ट वाला 1966 का 1966 का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे हम बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण अत्याचारों को मानवाधिकारों के युग का प्रारंभ करने वाला माना जा सकता है, क्योंकि इनसे इस विचार पर विराम लग गया कि यह राज्य का अधिकार है कि वह अपने नागरिकों के साथ किस प्रकार व्यवहार करे। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र की प्रस्तावना में मौलिक मानवाधिकारों के प्रति विश्वास को दोहराया गया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद में कहा गया है, ठीक है, ये बातें बताई गई है कि मानवाधिकार के प्रति विश्वास को दोहराया जाए। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिए, बाकी इतनी स्लाइड पढ़ने की जरूरत आप लोगों को नहीं है ना। साथ ही साथ थोड़ा सा मेंशन भी करते जाइएगा अपने नोट्स पर भी। सन 1946 के बारे में अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग स्थापित किया गया, जो 2 वर्ष से कम अवधि के लिए इस आयोग में मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा पत्र तैयार किया गया था, और जिसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को स्वीकार करना पड़ा। और आपको अच्छी तरीके से पता है सार्वभौमिकीकरण के रूप में इसको जब इन्वॉल्व किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बाकी वही अमेरिका वगैरह का सब मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारतीय संविधान में मानवाधिकार के बारे में। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भारतीय संविधान में मानवाधिकार का महत्व को जो है पहचाना गया है, और तृतीय अध्याय आप सबको पता होगा मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, और कुछ वहाँ पे अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है, जैसे क्षमता का अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है, आप लोगों को भली भांति तरीके से पता होगा। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है, ये भी पता होगा आपको। शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। सांस्कृतिक के बारे में बात की गई है। सांस्कृतिक और शिक्षा के बारे में बात की गई है। संवैधानिक उपचारों के बारे में बात की गई, जो अनुच्छेद नंबर 32 बताता है, जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि यह संविधान का आत्मा है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से वही जो है अध्याय 3 वाला अगर आप याद रहेगा तो आप इजीली कर लेंगे, बाकी इसमें कुछ और चीजें है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ में कहा है कि प्रत्येक नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का जो संविधान भाग 4 का काम में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद जो है 51 का ए दर्ज किया गया है, जो मौलिक अधिकारों को गारंटी और अधिक मजबूत प्रदान करता है, और मौलिक अधिकारों को लागू करने की बात करता है, शक्ति प्रदान करने की बात करता है। और आप अनुच्छेद 32 भली भांति तरीके से जानते हैं, जहां पे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात ही किया है। साथ ही साथ उच्च न्यायालयों को एक ऐसी शक्ति जो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत भी प्रदान की गई है, उसके बारे में भी जिक्र करता है। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि भाग 4 का अनुच्छेद 51 का ए या का आप बोल सकते हो, और अनुच्छेद 32, ठीक है, ये याद रखेंगे इस पॉइंट में, और आप याद रखेंगे भाग नंबर 3 अध्याय नंबर 3 को। बस इतनी चीजें आप यहां से ध्यान रखेंगे, नोट करते चलिएगा साथ साथ में
क्योंकि आप सबको मैंने कई बार पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, आप भली भांति तरीके से जानते हैं, परिचित हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों से। अनुच्छेद 21 में अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मानवाधिकार के प्रसार के लिए जो उच्चतम न्यायालय की जो भूमिका रही है वो काफ़ी प्रशंसनीय रही है, और अनुच्छेद 21 में इसके लिए बताया गया कि एक फलदायी अनुच्छेद है ये। और 21, देखिए मैं 21 का एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, अनुच्छेद 21 की बात कर रहा हूँ। मुझे कौन बताएगा अनुच्छेद नंबर 21? बताएं जरा, बोले, बताएं आप लोग, हो कि चले गए हो कहीं? सर शिक्षा के लिए है ना? 21 का ए है, 21 का ए है, प्राण, क्या बोले आपने, फिर से रिपीट करें। संरक्षण और गिरफ्तारी के विरुद्ध में संरक्षण, कुछ ऐसा ही कुछ। प्राण और दैहिक के बारे में अगर बात करता है, हाँ, प्राण और दैहिक के बारे में अगर कोई बात करता है तो वो अनुच्छेद नंबर 21 होता है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये वाले पॉइंट। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब मानवाधिकार जो है एक बहु सदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष जो रहे हैं वो आप ध्यान रखिएगा, एक प्रथम अध्यक्ष और एक वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, इनका 2 नाम याद रखेंगे। और प्रथम जो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे, और वर्तमान में जो है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये पूछा जा सकता है आप लोगों के लिए, तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए मानवाधिकार में, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं 2021 में जिनको चुना गया है वो न्यायमूर्ति हैं अरुण कुमार मिश्रा, और ये आप देख रहे हैं रंगनाथ मिश्रा जी को, ये प्रथम है, ठीक है। बाकी यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक होता है, डिक्लेरेशंस मतलब घोषणा होती है। जो सार्वभौमिक घोषणा को एक संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को अपनाया है, ये बात मैंने पहले ही बता रखा था आप लोगों से, और वही चीजें यहां पर मेंशन कर दी गई, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग कुछ करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे फटाफट और बताएंगे, जवाब आप सभी लोग दें। किसकी अध्यक्षता में सन 1946 में मानवाधिकार के आयोग जो है समिति का गठन किया गया था, क्या नाम था उनका, बताएं आप लोग सभी। रंगराज मिश्रा था जी, डी, अच्छा बी। यहाँ पे जो एलोनोर रूजवेल्ट का नाम आ रहा है, मैंने अभी आपको शुरुआत में बोल दिया था, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये इसी थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है कब? 31 मई, 8 मार्च, 10 दिसंबर, 10 अक्टूबर, बताएं। 10 दिसंबर। हाँ, थोड़ा सा तेज बोलें भाई, क्या कर रहे हो दीपा जी, सो रहे हो क्या आप? हाँ, तेज तीव्र गति और एक्टिव होके। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष जी हैं कि स्तुतु कंकर हैं कि न्यायमूर्ति? हाँ, यहाँ पे वर्तमान की बात हुई है तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। वेरी गुड, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने मानवाधिकार को अपनाया गया था? तो एक चीज तो मैंने बताया नहीं, लेकिन आप यहाँ पे सुन लीजिए आप सभी लोग अच्छे तरीके से कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 30 मानवाधिकारों को अपनाया था। 30 याद रखेंगे आप सभी लोग। 30 फैक्ट के रूप में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा रहे हैं की स्तुति। हाँ, प्रथम आ गया था यहाँ पे ना, और प्रथम होने के नाते हम कह देंगे रंगनाथ मिश्रा जी को। शाबाश, बहुत बढ़िया, आप लोगों को अभी तक क्वेश्चन सही आ रहे। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई इसमें टफ प्रश्न नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, इसके कार्य किस परिप्रेक्ष्य में होता है, किस दृष्टिकोण में होता है इसका कार्य। कि मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करेगा, कि लोक सेवा और मानवाधिकार का उल्लंघन रोकने की अपेक्षा जांच करेगा, कि मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार और जागरूकता का फैलाव करेगा, कि उपरोक्त तो सभी करेगा। क्या काम करेगा हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार, बताएं। सिंपल कॉमन क्वेश्चन। सारे काम करेंगे, हाँ सारे काम करेगा। यहाँ पर उसके उल्लंघनों की जांच भी करता है, और साथ में लोक सेवक के द्वारा जो होता है मानवाधिकारों को अगर उल्लंघन करता है तो उसको रोका भी जाता है और जांच भी करता है, प्लस में साक्षरता और प्रसार की जागरूकता के रूप में भी काम करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रक्रिया का अनुसरण करता है? ऑप्शन ए आपका दंड प्रक्रिया, बी आपका सिविल प्रक्रिया, डी सी आपका अपने द्वारा विनियमित प्रक्रिया, ऑप्शन डी जो है ए बी सी तीनों दे रखा है। आप बताएं जरा यहाँ पर क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रक्रिया का अनुसरण करता है?
अपने द्वारा विनियमित प्रक्रिया को, हाँ सर अपने द्वारा अगर करेंगे तो वो सी हो जाएगा सर। हाँ, अपने द्वारा ही करेगा। अभी आपने देख रहे थे जन्म से ही वो चीजें मिल जा रही थी मानवाधिकार में। अपने अधिकारों के बारे में तो बात होती है मानवाधिकार में, मनुष्य के अधिकारों के बारे में बात होती है ना। कौन सी दंड प्रक्रिया होती है, सिविल प्रक्रिया होती है। हाँ, तो वो चीजें मैंने जो आपको बताया अभी 8-10 पॉइंट ऐसे लिखा था ना, वो पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट आपके जब प्रश्न आते हैं एलिगेशन वाले में भी आपका प्रश्न वो आते हैं बिंदुओं पर विचार करने वाला, तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। मानवाधिकार के अगर बारे में हम बात करें तो यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि मानवाधिकार आयोग जो है, पता है कि मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, पता है उसे मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, तो वह उत्तरदायी व्यक्ति क्या होगा, स्वयं दंडित कर सकेगा कि बी ऑप्शन कहेगा कि सरकार ऐसे उत्तरदायित्व व्यक्ति को जो लोक सेवा के विरुद्ध अभियोजक या अभियोजन की कार्यवाही या अन्य कोई कार्यवाही करने की सिफारिश करेगा। ऑप्शन सी कहता है उच्चतम न्यायालय से संबंधित उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर सकता है। ऑप्शन डी कहता है बी एंड सी। तो यहाँ पे आप मुझे जवाब बताएंगे कि मानवाधिकार आयोग पता है कि जहां पर मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया है उसके में उत्तरदायी व्यक्ति का क्या होना चाहिए। स्वयं दंडित कर सकता नहीं है, ऑप्शन आपका यही कट जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सरकार वाला भी सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय जो है उसके संबंध में उच्च न्यायालय का रिट याचिका दाखिल कर सकता है, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर यहाँ पे बी और सी सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय हो जाएगा कि संवैधानिक निकाय हो जाएगा कि एक बहुसदस्यीय संस्था हो जाएगा कि ए और सी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, तो संवैधानिक बहुसदस्यीय बहुसदस्यीय संस्था तो है, ये बात तो सही है क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा भी है, स्लाइड में लिखा हुआ था। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तो है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी ने बोला है अभी, तो ये इसलिए आपको ध्यान रखना। देखो एक पॉइंट मिल रहा था यहाँ पर और ऑप्शन में भी सी मिल रहा था, तो आप प्राथमिकता देते। अगर प्रश्न नहीं आ रहा था तो भी आप इसको प्राथमिकता देते तो भी आपका सही हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को आपको इसी तरीके से करना होता है। एक और प्रश्न लेते हैं, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे, आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही के हस्तक्षेप करना, कैदियों के लिए मानवाधिकार की रक्षा करना, किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना, कि मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ाना। नहीं है, कार्य का मतलब नहीं, यहाँ पर नहीं है। बताएं, बताओ ऑप्शन सी होगा। आप लोग सोचो जरा। तो मुआवजा देना, हाँ, ये आपका किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना ये आपका नहीं है। बाकी सारे के सारे आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम सभी लोग। सर शोध को भी बढ़ावा देंगे मानवाधिकार में। हाँ बिल्कुल। अच्छा, समाप्त हो गया। हाँ, यहाँ पे अब आपका ये टॉपिक जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, और हमने ये कंप्लीट करवा दिया, मानवाधिकार आपका कंप्लीट हो गया। कल आप लोगों की क्लास जो है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि संविधान को लेकर ही इसको समाप्त किया जाए। ठीक है।